हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट टाइम क्लास 9th के चैप्टर टिश्यू में मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू बताया था। इसमें दो टिश्यूज़ और रह गए, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। तो देख लेते हैं क्या इनका फंक्शन है। एरियोलर टिश्यूज़ आर फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स। हमारी बॉडी में स्किन और मसल्स के बीच में ये प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं जैसे कि आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनके चारों ओर भी ये मौजूद होता है। और हमारा जो बोन मैरो है, ठीक है, बोन मैरो की जो नर्व्स हैं वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। तो जो टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं या फिर किसी वजह से डेड हो जाते हैं तो उनकी रिपेयरिंग कौन करते हैं? एरियोलर टिश्यूज़ उनकी रिपेयरिंग करते हैं, जो कि रिपेयर हो सकते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि सेल्स जो कि डेड हो जाती हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं। worn out cells are removed from the body. Okay. Second one is adipose tissue. It is a fat storing adipose tissue which is found below the skin. हमारी स्किन के जस्ट नीचे जो फैट स्टोरिंग एरिया है वो एडिपोज टिश्यू का बना हुआ होता है, ठीक है। और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स, उनके बीच में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में भी एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। और मेनली ये एक फैट टिश्यू है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो प्रोटेक्टिव एरिया है वो है स्किन, और स्किन के नीचे मौजूद है एडिपोज टिश्यू। तो एज एन इंसुलेटर इट वर्क्स। ये हमारी बॉडी में इंसुलेटर की तरह काम करता है, जिसका काम होता है कि वो बाहर जैसा भी मौसम है उसका हमारी बॉडी पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने देता। मान लीजिए ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देता है, और बाहर जो कोल्ड क्लाइमेट है उसका असर भी अंदर के ऑर्गन्स पर पड़ने नहीं देता है, ठीक है। तो एज एन इंसुलेटर ये फंक्शन करता है। अब उसके बाद हम थर्ड टाइप के टिश्यू की ओर बढ़ेंगे जो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की जो सेल्स होती हैं एलोंगेटेड सेल्स होती हैं, जिनका फंक्शन होता है मूवमेंट करने में। हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स मूवमेंट कर पाते हैं वो मस्कुलर टिश्यू की वजह से ही कर पाते हैं। इन टिश्यूज़ में एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसको कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। याद रखिएगा इसका नाम, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की ये टेंडेंसी होती है कि वे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती हैं, और इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं जैसे कि लिम्स, याद रखिएगा लिम्स जो वर्ड है वो इस्तेमाल करते हैं हम अपने हैंड्स और लेग के लिए। बायोलॉजी में हैंड और लेग को लिम्स कहा जाता है। तो मेनली मस्कुलर टिश्यूज हमारे लिम्स में प्रेजेंट होते हैं, और उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है जिसकी की टेंडेंसी होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की। उसकी वजह से हम अपने लिम्स में मूवमेंट करवा पाते हैं और अपनी पूरी बॉडी को भी मूवमेंट करवा पाते हैं। क्योंकि अगर हमें वॉक करना है, रनिंग करनी है, तो हम अपने लिम्स यानी कि पैरों का इस्तेमाल करेंगे, और किसी चीज़ को उठाना है हमें, ठीक है, नीचे रखना है, मोड़ना है, तब हम अपने हैंड्स का इस्तेमाल करेंगे। ओवरऑल हमारे लिम्स में ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ मस्कुलर टिश्यू ऐसे होते हैं जो कि हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें उठानी है या रखनी है तो वो हमारी विल पावर पर डिपेंड करती है, यानी कि अगर हम वो काम करना चाहते हैं तो हम कर लेंगे, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ठीक है। कुछ मस्कुलर टिश्यू ऐसे भी हैं जो कि हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं चलते, उन्हें हम अनस्ट्राइटेड टिश्यू बोलते हैं। जो टिश्यू हमारे विल पावर से चलते हैं उन्हें स्ट्राइटेड टिश्यू कहते हैं, और जो ऑटोमेटिक अपना फंक्शन करते हैं उन्हें अनस्ट्राइटेड टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि पहला है वॉलेंट्री। नंबर फर्स्ट इज वॉलेंट्री। वॉलेंट्री इट मीन्स दैट आर इन आर विल पावर, जो कि हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। स्पेशली हमारे लिम्स में मौजूद है, यानी कि हमारे हाथ और पैरों में प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे जो मसल्स हैं, जो हमारा स्केलेटल है,
ये हमारे स्केलेटल से अटैच्ड होते हैं, यानी हमारे बोन्स से अटैच होते हैं, इसलिए इनको स्केलेटल टिश्यू भी कहा जाता है। अगर हम इनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें इन टिश्यूज़ के बीच में कुछ स्ट्राइएशंस नज़र आएंगे, जिनकी वजह से हम इन्हें स्ट्राइएटेड टिश्यू भी कहते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस कई सारे होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनको मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। अनब्रांच्ड होते हैं, यानी कि ब्रांचेस में डिवाइड नहीं होते, एक सिंगल टिश्यू चलता है, और सिलिंड्रिकल इनका शेप होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो फंक्शंस बताए हैं, लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, मोस्टली इन आवर विल पावर। On the other hand, the second type of tissue is involuntary, which works without our will, जो कि हमारी मर्जी के बिना ही अपना काम करते हैं। जैसे कि फंक्शन के तौर पर देखा जाए, एलिमेंट्री कैनाल, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से लेके एनस तक, इसमें फूड का जो मूवमेंट है, फूड की जो प्रोसेसिंग है वो ऑटोमेटिकली होती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फूड पाइप एंड ऑल द पार्ट्स विच कम्स अंडर एलिमेंट्री कैनाल, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो या लार्ज इंटेस्टाइन हो या स्टमक हो, उन सब में ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से फूड ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता है। तो इसे हम चाहें भी तो नहीं रोक सकते, ये ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। ऐसे हमारी ब्लड वेसल्स हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो चलता रहता है। आइरिस ऑफ आई, हमारी जो आँख में जो सर्कुलर पोर्शन है सेंटर में, उसे आइरिस कहा जाता है। देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो आप छोटा सा सर्कल देख रहे हैं, इसको आइरिस कहा जाता है। और लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग ये अपना साइज चेंज करता है। जैसे कि अगर तेज लाइट होगी तो हमारी जो आइरिस का साइज है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा, जिससे कि कम लाइट एंटर हो। अगर ये ज़्यादा रहेगा तो फिर ज़्यादा लाइट एंटर होने की वजह से हमें वो चीज़ दिखाई नहीं देगी, आंखों में चकाचौंध हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। तो क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली इसके साइज को कम कर देता है, जिससे कि लाइट जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही अंदर जाएगी और आप क्लियरली उस चीज़ को देख पाओगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप किसी डार्क रूम में जा रहे हो या फिर किसी ऐसे रूम में जा रहे हो जहाँ पर कि लाइट कम है, तो वहाँ पर उन चीज़ों को देखने के लिए लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा एंटर होना ज़रूरी होगा। ऐसे में आइरिस का साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और बढ़ने से जितनी भी मैक्सिमम लाइट अंदर जा सकती है वो जाएगी, ताकि आप उस हल्के अंधेरे कमरे में कुछ चीज़ों को देख पाओगे। यानी अगर वहाँ पर डिम लाइट है तो आप उन चीज़ों को देख पाओगे। ठीक है, ड्यू टू द फंक्शन ऑफ आइरिस, तो ये ऑटोमेटिक अपना फंक्शन करता है। इसके अलावा यूटेरस का साइज भी बढ़ता चला जाता है व्हेन अ वुमेन गेट प्रेग्नेंट। एंड ब्रोंकाई इन द लंग्स, ब्रोंकाई हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है, जहाँ से कि गैसियस एक्सचेंज आगे होता है। तो इसमें भी जब एयर एंटर होती है तो ब्रोंकाई का साइज बढ़ जाता है, और जब वहाँ से एयर रिलीज हो जाती है तो फिर वो वापस अपने शेप पर लौट आती है। ठीक है, इनकी जो सेल्स होती हैं इनवॉलेंट्री मसल्स की, वो पॉइंटेड उनका एंड होता है इस तरीके से। इस शेप को स्पिंडल शेप कहा जाता है। ठीक है, पॉइंटेड एट द एंड्स, और ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस केवल एक होता है। यूनी मीन्स वन एंड मल्टी मीन्स मोर देन वन। ठीक है, अब इसी में कार्डियक मसल्स आते हैं। कार्डियक वर्ड जब भी आएगा आप समझ लीजिए बात हार्ट की हो रही है। हार्ट की जो मसल्स होती हैं उन्हें कार्डियक मसल्स कहा जाता है, और ये भी इनवॉलेंट्री होती हैं, जो कि अपना फंक्शन ऑटोमेटिक करती हैं, जिसमें कि ह्यूमन इंटरफेयर की कोई ज़रूरत नहीं होती और कोई इंटरफेरेंस वहाँ पर चलता भी नहीं है। वो ऑटोमेटिकली रिदम करती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट बीट करता रहता है और ब्लड को पंप करता रहता है। ठीक है, तो इसकी भी जो सेल्स होती हैं वो पॉइंटेड होती हैं स्पिंडल शेप में, और यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनवॉलेंट्री इन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर आपका जो मस्कुलर टिश्यू है वो फिनिश हो जाता है। अब लास्ट आता है नर्व टिश्यू, यानी कि न्यूरॉन।
नंबर 4th टिश्यू इज नर्वस टिश्यू। हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसी भी हैं जो कि एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस, जिसे कि हम स्टिमुलस बोलते हैं, एनवायरनमेंट में होने वाले किसी भी चेंज को क्या कहा जाता है? स्टिमुलस, और इसके प्लूरल को बोलते हैं स्टिमुलाई। तो हमारी बॉडी की कुछ सेल्स ऐसी हैं जो कि इन स्टिमुलाई के अगेंस्ट एक एक्शन क्रिएट करती हैं, जिसे कि रेस्पॉन्स कहा जाता है। ठीक है, ओवरऑल these cells are responsible to create response against any stimuli in the environment। ठीक है, ये सेल्स काफी लंबी होती हैं। In fact, I would like to say it is the longest cell in the animal body। ठीक है, longest cell है। Even you can see them without using any microscope or any magnifying glass। ठीक है, बिना किसी माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास के इसको हम देख सकते हैं। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स से मिलके बना हुआ है। तो ये तीनों ही ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स इन नर्वस टिश्यूज से बने हुए होते हैं, जिनको कि न्यूरॉन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये काफ़ी फास्ट अपना फंक्शन करते हैं। सपोज करिए अगर कोई भी स्टिमुलाई आपकी बॉडी गेन करती है, मान लीजिए कि कोई पिन बॉडी में चुभ जाती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन सेकंड्स से भी कम टाइम में, मिली सेकंड से भी कम टाइम में हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है, और उसका रेस्पॉन्स भी काफ़ी जल्दी आता है, जिससे कि हम अपने बॉडी के उस पार्ट्स को तुरंत ही वहाँ से अलग कर लें। ठीक है, तो ये न्यूरॉन बना कैसे होता है? न्यूरॉन में ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को कहा जाता है सेल बॉडी। इस सेल बॉडी में सेंटर में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और बाहर की ओर ये डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बीच में ये जो पोर्शन जा रहा है इसको एक्सोन कहा जाता है, और एक्सोन जहां पर खत्म होता है उसे एक्सोन टर्मिनल कहा जाता है, जिसके एंड में नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये फंक्शन कैसे करता है कि कोई भी जो स्टिमुलाई है उसको एब्जॉर्ब करने का, उसको एक्सेप्ट करने का काम होता है डेंड्राइट्स का, जो कि ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच में फैले हुए होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलस को वो एक्वायर कर सकें। और डेंड्राइट के बाद वो एक्सोन के थ्रू इंफॉर्मेशन आगे बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं इसको मियालिन शेथ कहा जाता है। मियालिन शेथ ये एज एन इंसुलेटर वर्क करती है। जैसे हमारे घर में वायर्स होते हैं, तो आपने देखा होगा कि वायर के ऊपर रबर की कोटिंग होती है, जो कि इंसुलेटर का काम करती है, ताकि अगर दो वायर आपस में टच भी हो जाएं तो शॉर्ट सर्किट ना हो सके। ठीक है, तो उसी चीज़ को ख़त्म करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन एक नर्व से दूसरे में जो है लीक आउट ना हो पाए। अब क्या होगा कि आगे नर्व एंडिंग्स तक पहुंचेगी, इस नर्व एंडिंग के आगे एक और न्यूरॉन होगी। इस तरीके से एक चेन बनी हुई होती है, जिसमें कि डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन ली जाती है और एक्सोन टर्मिनल से वो इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड की जाती है। तो इस तरीके से हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक वो इंफॉर्मेशन यानी कि नर्व इम्पल्स पहुंचता है, फिर उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, एक रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। अब जब ये रेस्पॉन्स हमारे ब्रेन से होकर और उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट तक पहुंचता है, तब नर्व सेल्स और मसल सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट करके मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि नर्व सेल्स का काम है कि वो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करके मसल सेल्स को प्रोवाइड कर देते हैं। अब इससे पहले हमने आपको बताया था कि मसल सेल्स का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। तो वो मूवमेंट देते हैं, वो मूवमेंट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने हाथ को या पैर को उस पर्टिकुलर एरिया से दूर कर लेते हैं। तो इस तरीके से एनिमल्स में नर्व सेल्स और मस्कुलर सेल्स, इनका आपस में कोऑपरेशन रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है, तभी ये ठीक से परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनिमल का 4th टिश्यू था, नर्वस टिश्यू, वो ख़त्म हो जाता है और आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। ठीक है,